बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास फिजिक्स पंजाब बोर्ड, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। हमारा आज का टॉपिक है रोलिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमने ये पढ़ा था कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करके चल रही होती है तो एक ऑपोजिट फोर्स प्रोड्यूस होती है जो कि उसकी मूवमेंट को आगे की तरफ रोक रही होती है, तो वो फ्रिक्शन कहलाती है। फ्रिक्शन में हमने स्लाइडिंग फ्रिक्शन पढ़ा, लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़ा। अब फ्रिक्शन की एक टाइप जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन होती है। रोलिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जो कि घूमते हुए अजसाम के दरमियान, जो कि ऐसी बॉडीज जो कि रोल कर रही होती हैं, घूम रही होती हैं, उसके दरमियान में जो फ्रिक्शन पाई जाती है वो रोलिंग फ्रिक्शन कहलाती है। मिसाल के तौर पे अगर गाड़ी के टायर और सड़क के दरमियान में जो काइनेटिक फ्रिक्शन है मूविंग, अब ये जो है रोलिंग फ्रिक्शन भी है जो इसके दरमियान पाई जा रही है, ये घूमते हुए बॉडीज के दरमियान में। The static and the kinetic friction which have been studied so far is the sliding friction. There is another type of friction which is called rolling friction. When an object rolls over the surface, जब एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रोल ओवर करता है, ऐसे में जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है उसे रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ये ज़्यादातर जो है वो व्हील वगैरह और इनके ऊपर जो है ना ये डिपेंड एक्ट कर रही होती है, ये उसी से रिलेट होती है सारी। ये याद रखना है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज फार लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन बहुत ही जो है वो कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत। अब सपोज करें कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है ऐसे और दूसरा ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसके नीचे जो है वो व्हील्स लगे हुए हैं। आप दोनों को धक्का लगा रहे हैं तो किस में आपकी ज्यादा फोर्स लगेगी उसको पुश करने के लिए? आपकी ये ऑब्जेक्ट 1 यानी M1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, ये M2 है, तो ऑब्वियसली आपको M1 के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा ज़ोर से धक्का देना पड़ेगा, फिर जाके ये हिलेगा। जबकि इसको आप थोड़े से ही अगर आप फोर्स लगाओगे तो ये मूव कर जाएगा। इसकी वजह कि इसके दरमियान में स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है कि इसका जो एरिया है इन कांटेक्ट, ये दोनों जो एरिया ये ज़मीन के साथ जितना भी इसका एरिया कांटेक्ट कर रहा है ये बहुत ज़्यादा है। जितना ज़्यादा एरिया इन कांटेक्ट होगा फ्रिक्शन भी उतनी ही ज़्यादा होगी। दूसरी तरफ अगर हम ये टायर्स वाले ले लेते हैं तो ये सिर्फ इतना इतना सा एरिया जो है वो ज़मीन के साथ टच हो रहा है, तो एरिया इन कांटेक्ट विद द अर्थ या एरिया ऑफ द कांटेक्ट ऑफ द बोथ बॉडीज़ ये बहुत कम है। दोनों अजसाम का आपस में जो कांटेक्ट कर रहा है एरिया कांटेक्ट वो बहुत ही कम है, तो जितना ही कम हो जाएगा फ्रिक्शन उतनी ही रिड्यूस हो जाएगी। इसीलिए गाड़ियाँ जो है ना उनके टायर जो है वो सर्कुलर या गोल बनाए जाते हैं, कोई और शेप ट्रायंगल, रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर शेप के नहीं बनाए जा सकते। उस सूरत में वो ज़्यादा इन कांटेक्ट विद द अर्थ होंगे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा एनर्जी लूज होगी उनको चलाने के लिए। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो है वो एक बाइसाइकिल आप चला रहे हैं, उसका टायर जो है वो फुल इसके यानी कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट हवा उसके अंदर मौजूद है, दूसरी तरफ जो है वही आपके बाइसाइकिल का टायर जो है वो पंचर हो जाता है। जब पंचर हो जाएगा तो आपको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि टायर जो है वो ज़मीन के साथ इन कांटेक्ट एरिया उसका बढ़ जाएगा, जबकि इसमें थोड़ा सा एरिया इन कांटेक्ट है। तो जब इन कांटेक्ट एरिया बढ़ गया तो फ्रिक्शन भी बढ़ गई। तो लिहाजा रोलिंग फ्रिक्शन ऐसी फ्रिक्शन है जो कि घूमते हुए अजसाम के दरमियान में, रोलिंग करते हुए अजसाम के दरमियान में पाई जाए, वो रोलिंग फ्रिक्शन कहलाती है। और ये बहुत कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, क्योंकि इसका एरिया इन कांटेक्ट जो है वो कम होता है। नेक्स्ट देखेंगे मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन के फ्रिक्शन को कम करने के क्या तरीके। अब देखें जो फ्रिक्शन है ये बेसिकली क्या है, जब एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर स्लाइड करता है, तो अगर हम जो है वो उसको किसी तरीके से हाईली पॉलिश कर दें, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल एक तरफ जो कोई भी जगह पे आप चल रहे हैं वो रफ है, सड़क बनी हुई है बिल्कुल रफ है, तो ऐसे में चलना आसान होगा। दूसरी तरफ अगर जो है वो एक ऐसी सड़क हो जो टाइल्ड मार्बल हो और पॉलिश हो सारा, तो उसके ऊपर चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गाड़ियों के चलने से एग्जांपल ले लें अगर, तो वो एक रफ सरफेस के ऊपर जो है चल रही हैं नॉर्मल में, ठीक है, तो ऐसे में तो ब्रेक लगाएंगे तो वो रुक जाएगी, लेकिन अगर वो पॉलिश्ड और बिल्कुल जो है वो स्मूथ और प्लेन सरफेस होगी तो ब्रेक लगाएंगे तो वो गाड़ी रुकेगी नहीं बल्कि स्किड करती हुई आगे की तरफ चली जाएगी। तो लिहाजा हमारे पास एक तरीका है कि हम क्या करें
कि जो पार्ट्स एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट होकर आते हैं उनको हाईली पॉलिश कर दिया जाए। नेक्स्ट कि जो लिक्विड्स की फ्रिक्शन है वो सॉलिड्स की निस्बत बहुत कम होती है। तो हम यूँ करें कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टच होके चल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है वो चल रहे हैं, उनको ऑयल, ग्रीस वगैरह या ऐसी जो है वो लुब्रिकेंट कोई भी हम उसके ऊपर लगा दें तो वो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगी। क्योंकि फ्रिक्शन का सबसे बड़ा नुकसान जो है वो एक ही नुकसान जो है वो है लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी बड़ी ज़ाया हो जाती है इसके अंदर। तीसरा हम क्या कर सकते हैं कि मैंने बता दिया कि रोलिंग फ्रिक्शन इज़ फार लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ऐसे जिसमें कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो रही हो, हम उसके नीचे जो है वो बॉल बेरिंग ऐसे जो होते हैं या छोटे छोटे टायर, जैसे टी ट्रॉलीज के नीचे छोटे छोटे टायर लगे होते हैं, वैसे लगा दें तो हम थोड़े से फोर्स लगा के उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो मतलब क्या हो गया कि हमने स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कन्वर्ट कर दिया है रोलिंग फ्रिक्शन में। नेक्स्ट कि जो फास्ट मूविंग, तेज़ काफ़ी चलने वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एरोप्लेन्स वगैरह, और ये इनकी जो शेप है वो स्ट्रीमलाइन यानी आगे से नुकीली बना दी जाए, जो कि हवा को जो है वो टीयर ऑफ करते हुए, फाड़ते हुए हवा को जो है ना वो आगे की तरफ निकल जाए। यही वजह है कि जितने भी एरोप्लेन्स हैं ये बिल्कुल लंबाई की शक्ल में बनाए जाएंगे, कोई भी रेक्टेंगल या फिर ट्राइंगल शेप का या कोई स्क्वायर शेप का आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर ऐसी सूरत में बड़ा ज़्यादा एरिया उसको सामने से टकराएगा एयर का, और एयर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यही वजह है कि जितनी भी गाड़ियाँ तेज़ चलने वाली गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, रेसिंग ट्रैक्स वगैरह पे चलती हैं, वो बिल्कुल ज़मीन के साथ नीचे लगा के ग्रेविटी, एक तो उनकी स्टेबिलिटी बढ़ा दी जाती है, दूसरा उनकी शेप भी ऐसी बना दी जाती है कि जो एयर आती है ट्रक टकरा के ऊपर चली जाती है, बजाय इसके कि इसको सामने से ज़्यादा फेस करके जो है वो फोर्स ज़्यादा लगाए। तो लिहाजा जो ऐसी ना स्ट्रीम लाइन जो है ना वो शेप बना दी जाती है, नुकीली शेप बना दी जाती है। ऐसे ही बहरी जहाज़ों को भी अगर आप देख लें, बड़े जो बहरी जहाज़ होते हैं वो भी आगे से पॉइंटेड या नुकीले होते हैं। जो पानी आ रहा होता है कुछ लेफ्ट साइड का टकरा के चला जाता है, राइट साइड पे चला जाता है, और वो दरमियान में से जो है ना वो गुजरती हुई जाती है। तो ये एक मेथड होता है रिड्यूस करने का फ्रिक्शन को। नेक्स्ट टॉपिक, मोमेंटम एंड इम्पल्स। देखिए मोमेंटम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, कि मैस और वेलोसिटी को अगर मल्टीप्लाई कर लें, उनका प्रोडक्ट ले लें, तो उसको मोमेंटम कहेंगे। ठीक है, मोमेंटम को ऐसे पी से जाहिर करते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू एम वी। एम स्टैंड फॉर मैस एंड वी स्टैंड फॉर वेलोसिटी। तो इसका यूनिट क्या हो गया, मैस का क्या हो गया किलोग्राम, और वेलोसिटी का क्या हो गया मीटर पर सेकेंड। तो ये उसका यूनिट होता है। अब इसमें से कोई भी एक चीज़, मैस बढ़ जाए या वेलोसिटी बढ़ जाए, तो मोमेंटम बढ़ जाता है। अब फॉर एग्जांपल कि अगर आप खड़े हुए और आपके सामने से एक बाइसाइकिल जो है वो बहुत स्लो आ रही है, ठीक है, आप उसको सामने से पकड़ के रोक सकते हैं। अब उतनी ही स्पीड से अगर ट्रक आ रहा हो तो आप उसको रोक सकेंगे? नहीं रोक सकेंगे, क्योंकि उसका मैस ज़्यादा है। मैस ज़्यादा होने की वजह से वेलोसिटी बढ़ गई, ठीक है, मोमेंटम बढ़ गया। मोमेंटम बढ़ गया तो फिर उससे इम्पल्स, उसका नुकसान भी उतना ही ज़्यादा होगा। सिमिलरली अगर आप खड़े हुए, आपका फ्रेंड आपकी तरफ जो है वो बॉल फेंकता है, आप उसको कैच कर लेंगे, लेकिन अगर वो सामने से बुलेट फायर कर दे तो उसको नहीं रोक सकते। क्यों? हालांकि मैस तो छोटा है, एक बॉल बड़ी है, बुलेट बहुत छोटी सी होती है, लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। जब वेलोसिटी ज़्यादा है फिर भी मोमेंटम बढ़ गया। दोनों सूरतों में आके जो है मोमेंटम बढ़ने की वजह से वो आगे जाके इम्पैक्ट उतना ही ज़्यादा डालेगा। आप एक ही स्पीड के साथ जो है वो साइकिल को रोक सकते हैं, लेकिन ट्रक को नहीं रोक सकते क्योंकि मैस बढ़ गया। आप उसी तरीके से जो है वो बॉल को रोक सकते हैं, लेकिन बुलेट को नहीं रोक सकते क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गई। तो लिहाजा इसका मतलब है कि मोमेंटम इंक्रीज हो गया है। तो मोमेंटम यही है, द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। इन दोनों में से कोई भी चीज़ बढ़ जाए तो मोमेंटम बढ़ जाएगा, जिससे इम्पैक्ट जो है वो उतना ही ज़्यादा और शदीद होता है। अब फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये बैट है कोई एक, इस बैट के साथ आके जो है वो जैसे ही बॉल आके टकराएगी तो इसकी वेलोसिटी जो है वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो वी आई थी, यहाँ पे वी एफ हो गई, ठीक है, एक्सेलरेशन चेंज हो गया। अब चाहे ये बैट के साथ 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के मुताबिक माइक्रो मिली सेकंड के लिए क्यों ना टकराई हो,
थोड़ा सा टाइम तो बाइट के साथ टकराई, चेंज हुआ, इसका मतलब है एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। और डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टी। अब आपने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा हुआ है, एफ इज इक्वल टू एम ए। एफ इज इक्वल टू एम और ए की जगह पे क्या पुट करेंगे, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब हमने एम एफ इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस वी आई ओवर टी कर दिया। अब इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी एफ इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस वी आई को मैं क्या कर सकता हूं, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। अब ये डिवाइड हो रहा है और यहां पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, एफ इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी। अब यही चीज इम्पल्स है, अब ये क्या हो जाएगा, मैं इसको कर सकता हूं एफ इंटू डेल्टा टी, तो ये इसको मैं फिर क्या कर सकता हूं नेक्स्ट, एफ इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एम, और बाकी क्या आ जाएगा, डेल्टा वी की जगह पे वी एफ माइनस वी आई, ये हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई। अब इसको इधर से जो है ना वो इधर भी ले जाया जा सकता है, यानी कि एफ इज इक्वल टू एम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, जो हमने पहले किया था। ठीक हो गया। अब इससे क्या पता चला, व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, द इम्पल्स ऑफ द फोर्स, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, द टोटल चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, एम वी, पीछे हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, सो एफ इज इक्वल टू, इस एम वी की जगह पे क्या कर देंगे, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम। सो इसमें एम वी जो है वो चेंज इन मोमेंटम है, क्योंकि मोमेंटम अभी हमने पढ़ा कि मोमेंटम क्या होता है, एम वी, और ये भी क्या था, एम डेल्टा वी, तो चेंज इन मोमेंटम हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम को फिर हमने क्या कर दिया, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी कर दिया। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जैसे जैसे फोर्स एक्ट करती है मोमेंटम बॉडी का चेंज होता रहता है। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो एक टॉपिक के साथ इंशाल्लाह ताला न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।